जो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनडीए ने उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन उम्मीदवार होंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन हैं और तमिलनाडु के रहने वाले हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि संसदीय बोर्ड ने की बैठक में यह फैसला लिया गया है। नड्डा ने साफ तौर पर कह दिया। तो लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सीपी राधाकृष्णन को बीजेपी ने तय कर लिया है। हालांकि घटक दलों से अभी बातचीत करना बाकी है और बातचीत करके एनडीए की तरफ से ये फुल एंड फाइनल जो है नाम कर दिया जाएगा, यानी कि ऑफिशियली तौर पर एनडीए की तरफ से उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को उतार दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जो बहुमत का आंकड़ा सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति बनाने के लिए चाहिए, वो बहुमत का आंकड़ा एनडीए के पास भी है और इसलिए एनडीए जो है वो पूरी तरीके से आश्वस्त है। हालांकि इसके बावजूद भी जेपी नड्डा ने विपक्ष से ये गुहार लगाई, या मैं ये कहूं कि विपक्ष से अपील भी की कि वो भी अपना सहयोग जो है वो दे। हालांकि विपक्ष कैसा सहयोग देता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सीपी राधाकृष्णन कौन है, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तेलंगाना के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी इन्होंने संभाला है। 16 साल की उम्र में आरएसएस और जनसंघ से वो जुड़े। कोयम्बटूर से 2 बार लोकसभा सांसद भी सीपी राधाकृष्णन रहे हैं। ओबीसी समुदाय से ये आते हैं। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि 1957 में तमिलनाडु के तिरुप्पुर में इनका जन्म हुआ और तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष ये रह चुके हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। और देखिए सीपी राधाकृष्णन का नाम जो है बीजेपी की तरफ से सामने आ चुका है। हालांकि जेपी नड्डा ने कहा कि अभी घटक दलों से बातचीत होगी और फिर एनडीए की तरफ से ऑफिशियली तौर पर उनको उम्मीदवार घोषित जो है वो कर दिया जाएगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, एनडीए की जो स्थिति है उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कोई उम्मीदवार चुना है तो उसको बाकी घटक दल भी निश्चित रूप से समर्थन देंगे ही, ये मानकर चलना चाहिए। रही बात विपक्ष से जो अपील की है नड्डा साहब ने, वो उसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के उम्मीदवारों में कोशिश तो यही की जाती है कि सर्वसम्मति बन जाए। लेकिन जैसा आजकल का रुख चल रहा है विपक्ष का, उसमें ये लग नहीं रहा है कि बनेगा। जहां तक इनके नाम पर इन्हीं के चयन का सवाल है, उस पर अगर बात की जाए तो जो हाल में अभी उपराष्ट्रपति थे धनखड़ साहब जी, वो एक जो अनुभव रहा है उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी का या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, वो बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता है। ये नौबत ही क्यों आई कि उनको अपना कार्य करने से पहले उनकी विदाई हुई। उससे सावधानी बरतते हुए ही ये जो बात अभी आपने हिस्ट्री बताई, इतिहास बताया सीपी राधाकृष्णन जी का कि संघ से जुड़ाव, फिर दूसरी बात ये कि बड़े धीर गंभीर हैं। वो स्थिति नहीं है कि वो बेवजह है विपक्ष से पंगा लें या ओवर स्पोकन हो, ऐसी स्थिति नहीं है। तो संघ भी संतुष्ट रहेगा, भाजपा भी संतुष्ट रहेगी और सदन भी संतुष्ट रहेगा। इस तरह का चेहरा ढूंढ करके निकाला है सीपी राधाकृष्णन के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने। देखिए, अब ये वही बात हो गई ओम प्रकाश जी के दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, और इसलिए आपने बिल्कुल सही कहा। इस चयन को आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, एप्रोप्रिएट चयन है, बिल्कुल सही चयन है। जो मैंने कहा ना आपसे कि इसमें भारतीय जनता पार्टी भी संतुष्ट होगी, संघ भी संतुष्ट होगा, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ही पृष्ठभूमि से आते हैं वो, और भाजपा में एक लंबा कार्यकाल उनका रहा है। धनखड़ जी की तरह से वो किसी दूसरे दल से आए हुए नेता नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। और संघ का अपनी एक संस्कृति होती है, वो उस संस्कृति में रचे बसे नेता रहे हैं। और दूसरी बात एक और कि एक संदेश जो देने की कोशिश की गई है, दक्षिण भारत में चुनाव होने हैं, तमिलनाडु में चुनाव होने हैं, तो एक जो चेहरा भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि दक्षिण से कोई चेहरा हो जिसको प्रोजेक्ट भी किया जा सके, इतने मतलब देश की दूसरी सर्वोच्च पोस्ट के लिए, पद के लिए,
तो उसके लिए सीपी राधाकृष्णन का जो चयन किया गया है, ये हमें लगता है कि तमिलनाडु के चुनाव बिल्कुल, के देखिए लिए भी ये एक बात संदेश आपकी होगा। बिल्कुल ठीक है ओम प्रकाश जी कि दक्षिण से बीजेपी की कोशिश थी और अंदेशे भी यही लगाए जा रहे थे कि दक्षिण से ही कोई नाम सामने आएगा और वो आखिरकार आ गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इतनी चर्चा जो है उसमें साझा होने के लिए। और देखिए हमारे साथ अब ब्रजमोहन पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए एक बार चयन, और जैसा कि पहले हमने चर्चा की कि दक्षिण से ये नाम आया है, कैसे आप इसे देख रहे हैं? नमस्कार भारती जी। नमस्ते जी। नमस्ते। बात सही है, मैं ओम प्रकाश तिवारी जी की बात सुन रहा था जी। ये हम इसको राजनीतिक एंगल से देखें तो ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी के ये मिशन साउथ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर में तो काफी विस्तार कर लिया है। अभी भी यदि कर्नाटक को छोड़ दिया जाए तो किसी राज्य में उसका जो है कोई खास जनाधार नहीं है, और उसके लिए तमिलनाडु बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है, वहां उसकी जमीन मजबूत नहीं हो पा रही थी। अभी इसमें भारतीय जनता पार्टी के पास 2 बड़े पोस्ट खाली थे। अभी उपराष्ट्रपति का एक धनखड़ जी के जाने के बाद चयन करना था, और दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होना है। अब आप देखेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का जो जाने के बाद, उनके हटने के बाद जो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना है वो निश्चित तौर से वो उत्तर भारत से होगा, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो दूरदर्शी पॉलिटिक्स करती है, भविष्य की पॉलिटिक्स करती है। तमिलनाडु के लिए राजनीतिक बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है। उपराष्ट्रपति एक कहा जाए तो दूसरे नंबर का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति 3 बड़े पोस्ट है, उसमें से एक साउथ को दिया। तो और दूसरी बात है कि राधा कृष्ण जी के चयन का एक और भारतीय जनता पार्टी ने उसका मतलब सीधा संकेत है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को लेकर कभी कभी गाहे बगाहे खबरें आती रही है कि वो अपनी राजनीतिक जमीन को देखते हुए शायद आगे पीछे हो सकते हैं। हालांकि ऐसी कोई संभावना है नहीं, लेकिन राधा कृष्ण जी के नाम आने के बाद निश्चित तौर से अब चंद्रबाबू नायडू भी। ब्रजमोहन जी, दूसरी बड़ी बात यह है कि ये ओबीसी समुदाय से आते हैं और आजकल देखिए आप देख ही रहे हैं सियासत के शोर जा रही है देश की। और दूसरी बात यह है कि 391 सांसदों के समर्थन की जरूरत है, जो कि ऑलरेडी एनडीए के पास है, लेकिन उसके बाद भी एक अपील करने की जरूरत विपक्ष से क्यों पड़ती है जेपी नड्डा को? कैसे आप इसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए अभी आपने देखा कि राहुल गांधी लगातार दबाव बनाए हुए थे ओबीसी जनगणना को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी उसे सहमत नहीं थी, लेकिन देश की राजनीति और मिजाज को देखते हुए अंततः जाति जनगणना करने को उसकी घोषणा करनी पड़ी। अब निश्चित तौर से दक्षिण की राजनीति जो है ओबीसी और दलित की राजनीति है, क्योंकि द्रमुक राजनीति जो है उस राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के अभी तक जो है प्रवेश नहीं हो पाया है। इसको देखते हुए ओबीसी चेहरा देकर के निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में अपनी जमीन बनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि वहां इतना बड़े राज्य में भारतीय जनता पार्टी की अभी तक जमीन बन नहीं पाई है, उसके मजबूत अलायंस भी नहीं मिल पाया है। अब उसको अपने बल पर यदि पार्टी को खड़ी करनी है तो निश्चित तौर से एक बड़ा चेहरा देना होगा। और मेरे को लगता है कि राधा कृष्णन भले गैर राजनीतिक पद है ये, लेकिन राजनीतिक तौर से एक संदेश देने की कोशिश की है कि तमिलनाडु के जो पिछड़े और दलित वर्ग के लोग हैं उनके प्रतिनिधि के तौर पर उन्होंने उपराष्ट्रपति का पद दिया है। और ये आप देखेंगे कि नहीं कि भारतीय जनता पार्टी जब तमिलनाडु का चुनाव होगा इसको बढ़ चढ़कर इस चीज का प्रचार करेगी कि हमने आपके राज्य से एक ओबीसी बड़े चेहरे को उपराष्ट्रपति बनाया। और सर दूसरी बात ये जेपी नड्डा की अपील की, क्योंकि देखिए 391 सांसदों के समर्थन की जरूरत है और 422 सदस्यों का समर्थन तो ऑलरेडी एनडीए के पास है। तो उसके बाद भी अगर अपील जेपी नड्डा करते हैं विपक्ष से सहयोग की, तो इसे आप कैसे देख रहे हैं? इसको राजनीतिक बयानबाजी कर सकते हैं, जिस तरह से पक्ष और विपक्ष में जिस तरह की इस समय राजनीतिक लकीर खींची हुई है उस समय ऐसा संभव नहीं है कि सत्ता पक्ष के किसी कैंडिडेट को विपक्ष समर्थन करे। ये निश्चित हो कि आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई दिक्कत नहीं है। एनडीए का उम्मीदवार जीत के आए, राधा कृष्ण जी अगले उपराष्ट्रपति होंगे, इसमें कोई नो डाउट। लेकिन विपक्ष भी अपने लोगों को कैंडिडेट खड़ा करके बताने की कोशिश करेगा कि हम संघर्ष करेंगे और आगे भी संघर्ष करेंगे। इसलिए सहमति बनने के कोई चांसेस नहीं। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन भी कोई ना कोई उम्मीदवार खड़ा करेगा। खैर वो तो करेगा ही, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा मार्गेट अल्वा को खड़ा किया, चाहे उन्हें बेशक 182 वोट ही मिले हो, लेकिन खड़ा किया। और इस बार भी विपक्ष करेगा तो सही, लेकिन एक साधने की कोशिश मान सकते हैं कि जेपी नड्डा ने की है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए।
और देखिए हमारे साथ चर्चा करने के लिए, जुड़ने के लिए राम सुंदर शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, नेटवर्क 10 पर जुड़ गए हैं, माफ कीजिएगा, श्याम सुंदर शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और सीपी राधाकृष्णन का उम्मीदवार के तौर पर देखिए ऐलान जो है वो जेपी नड्डा की तरफ से कर दिया गया है, कैसे देखते हैं? क्योंकि ओबीसी समुदाय से आते हैं, दक्षिण से आते हैं, बहुत सारे अभी जो है राह जो है वो नजर आ रही है इनको लेकर। देखिए भारती जी, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से अभी जेपी नड्डा थोड़ी देर पहले घोषणा की कि सीपी राधाकृष्णन हमारे उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार होंगे, ये बात भी सही है कि जिस प्रकार से ये आरएसएस के प्रबल वो हैं, दो बार ये कोयम्बटूर से लोकसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए हैं। मौजूदा स्थिति में ये महाराष्ट्र से राज्यपाल हैं। अब देखिए महाराष्ट्र में जिस तरह से मिली जुली सरकार बनी है, उसमें अगर ये महाराष्ट्र से आ रहे हैं तो इनको चांसेस मिलते हैं कि दूसरी दल के भी कुछ लोगों के वोट मिल सकते हैं। अब देखिएगा, ये बात भी सही है कि जिस प्रकार से लोकसभा की बात करें 542 है, तो भाजपा के पास और उनके समर्थन लोगों में 293 मौजूद हैं। बिल्कुल। और राज्यसभा की बात करें 245 है, 5 सीट खाली हैं, 129 एनडीए के पास हैं। और यदि किया जाए तो 422 वोट इनके पास आते हैं समर्थन देने वाले, और जरूरत तो इनको 391 वोटों की है। तो ऐसी स्थिति में 31 वोट ज्यादा हैं। अगर कुछ क्रॉस वोटिंग की बात, जैसे बार बार जो कहता है कि प्रतिपक्ष कहीं क्रॉस वोटिंग करा लेगा, कि क्रॉस वोटिंग होने के चांस होते नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि प्रतिपक्ष किसी भी तरह से कोशिश तो करेगा कि वो उम्मीदवार खड़ा कर ले, जिताने की स्थिति में तो नहीं आएगा। जैसे पहले भी आपने ठीक कहा कि मार्केट हलवा खड़ी हुई थी, 182 वोट ही मिले थे और 56 सांसदों ने वोट ही नहीं दिया था। इस बार कितने सांसद वोट देंगे नहीं देंगे ये बाद में निकल के से सामने आएगा, लेकिन आज की स्थिति में कहा जा सकता है कि ये केरल के प्रभारी भी रहे हैं और मोहन भागवत आरएसएस के प्रबल वो है उम्मीदवार, पुराने बिल्कुल 16 साल से हाँ जुड़े हुए हैं, वाकई में लंबा वक्त है। तो ऐसी स्थिति में आरएसएस अगर किसी कैंडिडेट को खड़ा कर रहा है तो हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए खड़ा करता है। और कितनी लंबी प्रयास आपने देखे, कितने दिन से आप देखिएगा, 31 जुलाई को जब धनखड़ साहब ने इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद से ही तैयारियां शुरू हो गई थी कि किस व्यक्ति को लाया जाए, और बहुत सारे नामों की चर्चा हो रही थी। भाई ओबीसी का लाया जाएगा ये तो तय था, लेकिन जिस प्रकार से महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और ये दक्षिण से आते हैं, कोयम्बटूर से आते हैं, तो ऐसी स्थिति में दक्षिण में भाजपा की स्थिति को मजबूत करने के लिए आने वाले समय में समर्थन मिल सकता है भाजपा को, किस तरह की स्थितियां बनेगी। लेकिन मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार से इनका व्यक्तित्व है, अच्छे व्यक्तित्व है, इनके कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगे, और हाउस में लोकसभा में रहने का इनको मौका मिला है, एक बार नहीं 2 बार मिला है। तो ऐसी स्थिति में, और कई राज्यपाल और भी कई जगह पे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इनका व्यक्तित्व भी अच्छा है, और बाकी के कुछ काफी सोच समझकर ये नाम जो है वो बीजेपी ने और एनडीए गठबंधन ने तय किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए।